नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। अक्सर बाजार की तेजी में निवेशकों का हौसला भी बढ़ा रहता है और वो जमकर निवेश कर देते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट आती है पोर्टफोलियो का रिटर्न नेगेटिव हो जाता है और निवेशक परेशान। इसीलिए जरूरी है कि बाजार की तेजी और गिरावट देखने के बजाय लगातार निवेश करें और थोड़ी बहुत उठापटक से घबराए नहीं। योर मनी में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे इन्वेस्ट ऑनलाइन के एमडी अभिनव एंकरेश। आपका स्वागत है अभिनव। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पुणे से योगेश व्यास हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग योगेश, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम, योगेश बोल रहा हूँ पुणे से जी। मैम मेरा सवाल था म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने सितंबर 2012 से HDFC टॉप 200, HDFC बैलेंस फंड और HDFC ग्रोथ फंड, इन तीनों फंड में 1,000 के SIP की है अगले 5 साल के लिए। और मुझे ये पूछना था कि 5 साल के बाद इन 3 फंड्स में से मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, और आगे मैं 3 से 4 हजार रुपए और इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 30 साल के लिए अगले। मतलब मेरे फ्यूचर के लिए वो कितना पर्पस बन सकता है, मतलब 30 साल के बाद। कोई खास लक्ष्य जिसके लिए आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ मैम, मतलब अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर ये सारे मनी मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। कोई खास अमाउंट? जी कोई खास अमाउंट तो ऐसे ही फिक्स नहीं की है, पर जितना भी मतलब 3,000 अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो उससे कितना कॉर्पस बन सकता है मैम? जरूर जरूर। तो अभिनव, सबसे पहले तो जो 5 साल के लिहाज से इन्होंने फंड्स चुने हैं, क्या वो ठीक है? नहीं कविता, मैं नहीं समझ रहा कि SGFC एक AMC की तरफ ही क्यों ज़्यादा फोकस्ड है। ही कैन चूज अदर स्कीम्स ऑल्सो, अनलाइक कि उनको वहाँ को कुछ स्कीम को ऑप्शंस नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट अदर फंड्स ऑल्सो उनके भी बेटर स्कीम्स हैं जो चूज़ कर सकते हैं। तो बिसाइड्स टॉप 200 मैं रिकमेंड करूँगा कि बाकी स्कीम से वो एग्जिट करें। अच्छा। तो HDFC छोड़ के अगर दूसरी स्कीम्स ले सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एक टॉप 200 में रहें, SBI इमर्जिंग बिजनेस में रहें, या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है तो ये एक मिड कैप लार्ज कैप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बिसाइड्स एक गोल्ड फंड भी ऐड करें। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 अलग अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करें, एक 3,000 का और एक 4,000 का, जैसे वो रिकमेंड कर रहे हैं। आप कंसोलिडेट 7,000 का एक इन्वेस्टमेंट लेके चलें जो आप कर रहे हैं। तो अगर आप 5 साल के बाद जो आपका एक 3,000 का जो स्पेसिफिक कॉपस है, अगर मैं उसको स्प्लिट करूं तो अगर 12% का एवरेज रिटर्न भी लूँ तो करीबन 2.5 लाख रुपए तक की एक कॉपस बन जाएगा 5 साल में। ओके। और लेट्स अज्यूम कि वो 3 साल बाद ही कंटिन्यू नहीं करते हैं और फिर सिर्फ 4,000 ही कंटिन्यू करते हैं जो अभी कर रहे हैं, तो 30 साल बाद ये 4,000 की वैल्यू करीबन 1,40,45 लाख के आसपास हो सकती है। दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। बट अगर 7,000 भी कंटिन्यू करते तो बेटर है, क्योंकि अगर आज अफोर्ड कर सकते तो डेफिनेटली 5 साल बाद उसको अफोर्ड ही करेंगे, यहाँ से बेटर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ बीच में रोक के फिर करें, जैसे वो बता रहे हैं कि शादी के एक्सपेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर रोकें तो इन्हीं स्कीम्स में कंटिन्यू करें। पोर्टफोलियो लगातार चेक करते रहें, एवरी 3 to 6 मंथ्स की पोर्टफोलियो मार्केट की ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। अकॉर्डिंगली उन्हीं स्कीम्स में ऐड करें। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि रफली 1,000 रुपये, 7,000 में से 1,000 रुपये हर महीने गोल्ड फंड में भी डालें। दो गोल्ड फिलहाल नेगेटिव लगता है, बट सिर्फ प्योरली नॉट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड बट टू बीट द इन्फ्लेशन और हेज इन्फ्लेशन रिस्क, इस आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अब ये नहीं सोचें कि मैं गोल्ड इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो पिछले साल किया था तो 30% रिटर्न आया था, अब -6% आ रहा है। लॉजिक सिर्फ प्योर रिटर्न्स बेस्ड नहीं है, बट आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी इसको बेनिफिट होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और वैसे आप SIP ही कर रहे हैं तो एक अच्छा गोल्ड कॉर्पस भी क्रिएट हो सकता है ओवर सम टाइम। कोई खास गोल्ड फंड आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, आप कोटक गोल्ड लें, रिलायंस गोल्ड फंड लें, इनके रिटर्न्स काफी सिमिलर हैं जो जनरल गोल्ड ETF के रिटर्न्स आते हैं। दे वेरी क्लोज टू ईच अदर। व्हाटएवर इज अ कंफर्ट, यू कैन बाय ईदर ऑफ देम। योगेश, आपका और कोई सवाल है? जी नहीं मैम। तो आपको सलाह जो अभिनव से मिल रही है वो ये है कि HDFC टॉप 200 को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा आपको बाकी दोनों फंड्स में से निकलना है। SBI इमर्जिंग बिजनेस और BSL फ्रंटलाइन इक्विटी में आपको अब अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा अपना पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिसके लिए आपको कोटक गोल्ड फंड यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। भुवनेश्वर से राघवेंद्र नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए राघवेंद्र। मैम गुड इवनिंग, मैं राघवेंद्र नारायण भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मेरा अभी करंट SIP चल रहा है बिरला सन लाइफ जन नेक्स्ट में 2,000 पर मंथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2,000 पर मंथ,
फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 4,000 पर मंथ। साथ में मेरा पीएफ भी है करीब 4,300। इसके साथ में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टेड किया था एचडीएफसी टैक्स सेवर में, वो करीब अभी 50,000 54,000 के करीब होगा अभी। इसमें अभी एसआईपी नहीं चल रहा है। एचडीएफसी टॉप 200 में है, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है 26,000 के करीब। डीएसपी बीआर इंडिया टाइगर फंड में 41,000 ऑलरेडी करीब इन्वेस्टेड है। साथ में मेरा प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर में इन्वेस्टमेंट था, उसमें करीब हमने 1,44,000 अभी जस्ट रिडीम किया है। ठीक है, तो आपकी जो डिटेल्स है ना राघवेंद्र जी हमारे पास है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरा 5 साल के अंदर एक मुझे मकान लेना है, साथ में मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो है आगे किस फंड में और इन्वेस्टमेंट करें, और साथ में मुझे अभी करंट में करीब 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए और किस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले मुझे। ठीक है, तो अभिनव सबसे पहले तो इनके पास जो 2 लाख की रकम है वो ये कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जो इनके 3 SIPs चल रहे हैं, एक एक बिरला सन लाइफ जेन नेक्स्ट फंड है, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है। इसमें ब्लू चिप बेसिकली 50-50 स्प्लिट है, एक लार्ज कैप और मिड कैप जैसा पोर्टफोलियो जो बना है, अच्छा पोर्टफोलियो है, इसको हाथ ना लगाएं तो ठीक है। ठीक है। अब इसके ही साथ अगर वो 2 लाख की वो जो फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा इसी स्कीम्स में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करें, यहाँ जिसे हम STPs कहते हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू SIPs। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपकी जो अमाउंट है वहाँ से, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए इन तीनों फंड में इक्वली स्प्लिट कर दिए, तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके यहाँ से SIP की तरह एक डेट फंड से इक्विटी फंड में स्विच होती रहेगी। अच्छा। एक दूसरा बेनिफिट ये है कि जो डेट फंड में जो बैलेंस पड़ा रहता है वो कंटिन्यूसली आपको एक एवरेज रिटर्न देता रहता है, जो लिक्विड फंड के रिटर्न्स आते हैं, तो हम लिक्विड फंड से या कोई शॉर्ट टर्म फंड से इक्विटी में शिफ्ट करते हैं, तो बैलेंस कीप्स अर्निंग, अनलाइक कि आपके बैंक में पड़े रहे और आइडल रहे, उसमें कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तो दैट मेक्स मोर सेंस। तो यहाँ पर ये डेट फंड चुनेंगे कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर बिरला इंडिया जेनेक्स फंड ले रहे हैं तो बिरला सन लाइफ का जैसे कैश मैनेजर फंड है, जो एक लिक्विड फंड जैसा फंड है, उसमें इन्वेस्ट करें। और वो जो एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का एक फॉर्म आता है कि मैं हर महीने एक एक्स अमाउंट, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 50,000 रुपये डाल रहा हूँ तो मैं फंड को मैं बताऊंगा कि 5,000 रुपये हर महीने मेरे कैश मैनेजर फंड से आप इंडिया जेनेक्स में शिफ्ट करें। ठीक है। तो इस तरह वो हर एक तीनों SIP के जरिए शिफ्ट होता रहेगा। STP की तरह जो SIP ही है उसमें शिफ्ट करें, तो तीनों फंड के वो रिस्पेक्टिव डेट फंड चूज करेंगे। तो बिरला जेनेक्स्ट है तो बिरला कैश मैनेजर लिया, HDFC है तो HDFC कैश मैनेजमेंट फंड लिया, फ्रैंकलिन है तो फ्रैंकलिन का लिक्विड फंड है उसको चूज करेंगे, अकॉर्डिंगली हर मंथ शिफ्ट करते रहेंगे। टेक इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर आपका होराइजन 5 साल का तो 5 साल में अपना अमाउंट इक्वली स्प्लिट कर लें, जो भी आपका अमाउंट इन्वेस्ट करें, और हर महीने SIP की तरह इन्वेस्ट करें, और बैलेंस विल ऑल्सो कीप अर्निंग, तो आपका रिटर्न एक अच्छा एवरेज रिटर्न बन जाता है। बिल्कुल। दूसरे इनके पास काफ़ी फंड्स हैं जो बाकी लूज फंड्स हैं, मैं समझ रहा हूँ इन्होंने ये टैक्स सेविंग के लिए लिए होंगे, या तो इनको किसी ने रिकमेंड नहीं किया होगा कि वो यही फंड में हर साल ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपने 30,000 के HDFC टैक्स सेवर लिया है, अगले साल फिर करना है तो वही फोलियो में वापस ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो हो गया सो हो गया। अब जो फंड्स हैं इनके पास वो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, मेरे हिसाब से क्लोज एंडेड स्कीम से निकल के ओपन एंड में आ जाएं, जो अगर परफॉर्म भी कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैक्स सेवर स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही हैं, HDFC टैक्स भी परफॉर्म कर रहा है, सुंदरम टैक्स सेवर भी कर रहा है, तो उसको लेकिन निकाल के अगर STPs फिर भी करें इन्हीं स्कीम्स में तो बेटर है। अच्छा। जैसे अभी कर रहे हैं। DSP टाइगर फंड है, आई एम श्योर इनको इसमें लॉस हो रहा होगा। 41,000 फिगर दिख रहा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ करीबन 50,000 तक का कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा कुछ समय पहले, अगर लॉजिक से, क्योंकि 5 साल से रिटर्न आया नहीं है फंड में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फंड है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वेट करें, बट टेक्निकली जब हम देखते हैं फंड्स बोलते हैं इतने अगर लो पीस के ऊपर ये इंडाइसेस चल रहे हैं तो इन्वेस्टर रह सकते हैं, पर अगर इम्पेशेंट हो रहे हैं तो निकल के इन्हीं स्कीम में वापस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो राघवेंद्र जी आपका और कोई सवाल है? नहीं, मेरा अभी कोई आगे टैक्स सेविंग के लिए भी मुझे जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, और जहाँ तक ये है ये सारे हमने SIP इन्वेस्टमेंट किए थे, तो ऑलमोस्ट सभी फंड में मैं कुछ ना कुछ गेन में ही हूँ। अच्छा, तो इन्हें अगर टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है तो क्या ये निकल सकते हैं? हाँ, बट इसमें अगर इन्होंने SIP किया है तो इनकी जो मेच्योरिटीज़ हैं हर मंथ होंगी अब, क्योंकि 3 साल का लॉक इन होता है। तो अपने Jan 2009 में किया है तो 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, तो Jan 12 में आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेच्योर होगा, फिर Feb, March, so on and so forth। तो डेफिनेटली अगर हो चुका है तो पूरा होता रहेगा, वैसे वैसे आप पैसे निकाल सकते हैं। यस। और जहाँ तक आपके 2 लाख रुपए की बात है, उसे आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में आप एक मुश्त वो रकम जमा कर सकते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे आप STP के जरिए किसी इक्विटी फंड में वो पैसे डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। और योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, अब बने रहिए हमारे साथ।
बैंकिंग वाला। प्योर मनी में आज हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरबा से कृष्ण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग कृष्ण कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको मेल कर दिया था। बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। आप बताइए आपके लक्ष्य क्या है, टारगेट्स क्या हैं? एक्चुअली एक बेटी है, शादी के लिए अगले 15 साल में 10 लाख और एक बेटा है, उसका पढ़ाई के लिए अगले 10 सालों में 10 लाख और उसके अलावा रिटायरमेंट के लिए मेरा 25 लाख का गोल है। अब ये जो आपने टारगेट्स डिसाइड किए हैं अपने लिए कृष्ण कुमार जी, क्या आपने इन्फ्लेशन को काउंट इन किया है इसके लिए? इन्फ्लेशन को रिटायरमेंट में तो नहीं काउंट किया, लेकिन इन दोनों में उम्मीद करता हूँ कि इतना में हो जाना चाहिए। ठीक है, रिटायरमेंट के लिए आपने इन्फ्लेशन को काउंट इन नहीं किया है, बाकियों के लिए आपने किया है। और क्या आपका और कोई सवाल है? सवाल है कि HDFC टॉप 200 में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो आप लोगों के थ्रू राय दिया जा रहा था कि ये भी अच्छा फंड इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे HDFC टॉप 200 के लिए आप लोग मना कर रहे हैं, तो वही चाह रहा था कि इसके भी स्विच करना हो या जो भी, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अभिनव एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले तो इनके गोल्स के हिसाब से इनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो आपको कैसे लग रहा है? देखिए फंड्स ठीक है, मुझे फंड्स से कोई तकलीफ नहीं है, बट जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्स में डेफिनेटली अचीव नहीं होंगे। तो आपने अच्छा किया, आपने इन्फ्लेशन का पॉइंट टच किया है यहाँ पे, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बेस भी अगर मैं चलूँ तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर 20 ईयर्स 25 लाख, अगर आज के हिसाब से जा रहे हैं 25 लाख के हिसाब से, तो 20 साल बाद इनको करीबन 75 लाख की ज़रूरत होगी। बिल्कुल राइट। तो आई थिंक इनको सबको कंसिडर करना ज़रूरी रहता है, नॉट ओनली फॉर रिटायरमेंट बट जो बाकी के नीड्स भी हैं, जैसे वो पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और किस तरह काउंटिंग करना चाहिए इन्फ्लेशन? देखिए बेसिकली हम इंडेक्सेशन के बेसिस पे चलते हैं, जो आपका पास परफॉर्मेंस, जो पास इन्फ्लेशन इंडेक्स रहा है उसके बेसिस पे अगले साल कितना रहेगा। तो एक रफ कैलकुलेशन आप लें, आप 7 साल में आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। 7 से 8 साल में आपको करीबन 66% इन्फ्लेशन ऐड करना चाहिए। तो अज्यूमिंग अगर आप 10 लाख बजट कर रहे हैं तो आप 66% उसमें ऐड करेंगे, एंड ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स वो आपकी रफली 3 गुना के आसपास आती है। राइट, सो दैट्स द वे टू काउंट द इन्फ्लेशन ऑन अ थंब रूल बेसिस। इट कैन वेरी बट आई थिंक दैट्स अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। कमिंग टू द पॉइंट कि जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अभी आपको मैं एक रफ आइडिया देता हूँ। जो अभी वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,750 रुपये के आसपास, 10 साल में अगर मैं 12% से कैलकुलेट करूँ तो ये करीबन 13.25 लाख के आसपास की वैल्यू हो जाएगी। राइट। अब अगर वो 10 साल में 10 लाख रुपये निकाल लेते हैं तो उसमें सिर्फ 3.25 लाख रुपये ही रहेंगे। उनको 15 साल में फिर उनको 15 लाख की ज़रूरत है। तो जो उस बैलेंस 5 साल में जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे दैट विल हार्डली मेक अबाउट 4.75 लाख। तो फिर भी उनको एक 5 से 6 लाख का शॉर्टफॉल रहेगा 5 साल बाद। रिटायरमेंट तो बहुत फारफेच्ड हो गया। तो उनको करीबन एक एवरेज 10,000 तक की अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी टू रीच एवरेज भी बढ़ा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एवरेज बढ़ा के करनी पड़ेगी जिससे तीनों गोल्स अचीव हों। इन्फ्लेशन में काउंट भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो इनको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कम से कम 10,000 रुपए अगर ये निवेश करें टू मेक इट कंफर्टेबल। अब हम हमेशा 12% काउंट करते हैं बिकॉज दैट्स एन एवरेज नंबर टू अज्यूम कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिटर्न्स की। आप 15% भी आए, 20 है तो बेटर ही है, पर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। हो सकता है इस साल -2%, अगले साल +20% आए। तो एवरेज 12% और 10 to 20 इज अ डिसेंट नंबर टू कैलकुलेट। अगला सवाल लेते हैं। HDFC टॉप 200 का परफॉर्मेंस इनके हिसाब से पिछले 2 सालों से इन्हें ठीक नहीं लग रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या करें और फिर किस तरह से एक फंड से निकलकर दूसरे फंड में स्विच किया जा सकता है। देखिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि एग्जिट करें। हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी टॉप 200 था, मैंने बोला उसको इन्वेस्टेड रहें, उसको छोड़ के बाकी इन्वेस्ट करें। देखिए हर एक फंड मैनेजर की एक स्ट्रैटेजी होती है। नेचुरली हर फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अब HDFC टॉप 200 जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं प्रशांत जैन, उनकी जो तीनों स्कीम्स हैं टॉप 200, इक्विटी, प्रूडेंस एंड सो ऑन, प्राइमरीली फोकस्ड बैंक्स और फाइनेंशियल की तरफ हैं। तो अगर आप टॉप 200 देखें तो मेरे हिसाब से रफली 30% एक्सपोजर फंड का टुवर्ड्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स है। अब ये सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 2 साल में, इसलिए रिटर्न थोड़े से कंपेरेटिवली इतने अच्छे नहीं हैं। तो क्या इनको बने रहना चाहिए? इनको बने रहना चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। हर इक्विटी फंड को आप टाइम दीजिए परफॉर्म करने के लिए। अगर अभी फंड का 15 साल परफॉर्मेंस देखें तो इट इज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो हैव पेशेंस, स्टे इन्वेस्टेड इन द फंड इज माय सजेशन। बिल्कुल। तो कृष्ण कुमार जी, जहाँ तक आपके गोल्स की बात है उसके लिए आपको ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और HDFC टॉप 200 में आप बने रहिए, यही सलाह आपको अभिनव से यहाँ मिल रही है। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आज हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं अभिनव एंग्लिश। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, अगले दर्शक की ओर। नई दिल्ली से शिवदयाल हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग शिवदयाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। मैं जानना चाह रहा हूँ इस समय 10 लाख इन्वेस्ट कर म्यूचुअल फंड में, मैं किस तरीके से करूँ? क्या SIP के थ्रू करूँ और मेरा पोर्टफोलियो चलाना चाहिए? मुझे SIP के 10 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो काफी टाइम मिलेगा, मुझे किस तरह से करना चाहिए ताकि मुझे एटलीस्ट 20 सालाना। तो यहाँ पे शिवदयाल जी की आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन अभिनव इनका सवाल हमारे पास है। बेसिकली इन्हें 10 लाख रुपए निवेश करने हैं और बच्चों के लिए इन्हें बेसिकली एक मुश्त रकम चाहिए, जो इन्होंने हालांकि मेंशन तो नहीं की है, लेकिन 2 बच्चे हैं इनके, 5 इयर्स एंड 7 इयर्स, और जानना चाहते हैं कि पैसों को कहाँ लगाएं, किस तरह लगाएं ताकि इन्हें 20% रिटर्न मिल सके। साथ ही कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स फिलहाल तो इन्होंने हमें नहीं दी है, बट किस तरह से इन्हें मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे बोले 20% रिटर्न तो मैं भी वहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँगा। नहीं, बट देखिए 20% कोई रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है, चाहे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चूज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न्स नहीं मिलते, पर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपसाइड की तरफ नहीं, आप एक एवरेज एक बेसिक फिगर लेंगे जिससे आपकी प्लानिंग सही रहे। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप 12% से ज़्यादा प्लान नहीं करें ओवर द लॉन्ग टर्म, राइट। 15%, 20% रिटर्न्स आए हैं पास्ट में, पर आप प्लानिंग 12% की ही करें। अब जो इनका जो एक लमसम अमाउंट है 10 लाख जो उनको इन्वेस्ट करना है, SIP नहीं STP यूज़ करें, जो सिमिलर SIP ऑप्शन ही है। मैं अपफ्रंट इनको रिकमेंड नहीं करूँगा इन्वेस्ट करने के लिए। नेचुरली इनको एक फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो मैंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनके लिए प्लान किया है। एक HDFC टॉप 200 फंड लें, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड लें, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी लें, और एक कोटक गोल्ड फंड चूज़ करें, कोटक रिलायंस विच एवर गोल्ड फंड यू लाइक। टॉप 200 में मैंने 1.5 लाख का एक्सपोजर दिया है। SBI इमर्जिंग बिजनेस एंड बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में 3.25 लाख ईच, एंड 1 लाख विच इज 10% ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू द गोल्ड फंड। इसमें हर महीने STP करें, स्प्रेड इट ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स इक्वली। तो उसके हिसाब से आप 5 साल के ऊपर इन्वेस्ट करें तो एक एवरेज SIP पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर इसको कंटिन्यू रखें। ये मैं इनको रिकमेंड करूँगा। और तकरीबन अगर हम 12% के रिटर्न के हिसाब से चलें तो इनको कितना रिटर्न मिल जाएगा? देखिए, तो अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 10 लाख के ऊपर इनको करीबन 25 लाख का कॉपस बन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ठीक है, यहाँ पर शिवदयाल जी आपको STP के द्वारा ही निवेश करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। कुछ फंड्स के नाम आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं: HDFC टॉप 200, SBI इमर्जिंग बिजनेस, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी और कोटक गोल्ड फंड। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सऊदी अरब की कैपिटल सिटी रियाद से किम ए फर्नांडिस का ईमेल आया है। इन्होंने कुछ 13 फंड्स में निवेश किया हुआ है, जिसमें इक्विटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, हर तरह के फंड्स हैं। अभी ये इन फंड्स में हर महीने 25,000 रुपये की SIP कर रही हैं, और जिससे ये अगले कुछ महीनों में बढ़ाकर 30,000 तक कर सकती हैं। ये जानना चाहती हैं कि किन फंड्स में रहें और किन से निकल जाएं। 2 साल में इन्हें नवी मुंबई में अपना एक घर भी लेना है। तो अभिनव, सबसे पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखकर आपको क्या लगता है? कुछ ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं पता नहीं क्या कहूँ, डाइवर्सिफाइड ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो एक्चुअली जैसा मुझे दिख रहा है, आई थिंक इन्होंने हर पॉसिबल NFO या जिसने जो रिकमेंड किया उन्होंने उस पर इन्वेस्ट कर लिया है। देयर इज़ नो फोकस इन द फंड, क्योंकि रिटायरमेंट फंड भी हैं उसके अंदर, कुछ कॉन्जर्वेटिव फंड्स भी हैं, बहुत अग्रेसिव हैं, थीमेटिक है। मेरे हिसाब से डजंट मेक सेंस। इन्हीं पोर्टफोलियो में से मैंने 4 फंड इनके चूज़ किए हैं जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 फंड्स में से सीधा कट डाउन करके आप 4 फंड किया, और मैंने एक गोल्ड फंड ऐड किया है, तो बेसिकली 5 फंड्स। बट जो 25,000 26,000 रुपये डाल रहे हैं हर महीने, इसके बाद कुछ ऐड भी करेंगे तो इसी में ही करें, और फंड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स को समझना कि फंड ऐड ज़्यादा करने से कोई पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ता नहीं है, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, जिससे एक्चुअली पोर्टफोलियो का आपका रिटर्न एक्चुअली कम हो जाता है। तो जो इनके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, इसमें से मैं रिकमेंड करूँगा ICICI अप्रूव फोकस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टेड रहें, HDFC प्रूडेंस फंड में इन्वेस्टेड रहें, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्टेड रहें, और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में इन्वेस्टेड रहें, और साथ में गोल्ड फंड ऐड करें। अब जो फंड्स जो ये रिडीम करेंगे, उनको रिडीम करके इमीडिएटली इन्हीं फंड्स में ऐड कर देना कि फ्रेश SIP स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फंड्स ऑलरेडी इक्विटी पे एक्सपोज्ड हैं। तो कि तो फ्रेश इक्विटी आपको फ्रेश स्टार्ट नहीं करने हैं, तो जो लमसम अमाउंट आएगा वो उसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं, बिकॉज उनकी एवरेजिंग ऑलरेडी वहाँ हो चुकी है। तो यहीं से सिर्फ कंटिन्यू करना है उन्हें। पर इन्हीं 5 फंड्स में रहे, इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ सेंस नहीं है करना।
चलिए, तो यहाँ पर मिस फर्नांडिस आपको सलाह यही मिल रही है कि 13 में से यहाँ पर आपको 5 फंड्स, 4 या 5 फंड्स हम बता देते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टेड रहना है, बाकियों में से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है, और जो पैसे आपको आपके निकलेंगे उन फंड्स में से वो आप इन्हीं फंड्स में आप लगा सकते हैं। फंड्स के नाम आपको बता दें, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी, इसमें आप डाल सकते हैं 6,000 रुपये, HDFC प्रूडेंस में डालिए 5,000 रुपये, और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में आप डालिए 6,000, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी में आप डालिए 6,000, और कोटक गोल्ड फंड में भी आपको 3,000 रुपये डालने की सलाह दी जा रही है। तो बाकी के जो आपके फंड्स हैं उसमें से आप निकल सकते हैं, और जो पैसे वहाँ से निकलेंगे वो इन्हीं फंड्स में आप डाल दीजिए। लेकिन अभिनव, जो इनका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा इस तरह इन्वेस्टेड रहने में? डेफिनेटली हो जाएगा, एज लॉन्ग एज कंसिस्टेंटली और रिलीजियसली अपना प्लान फॉलो करें तो डेफिनेटली इनका टारगेट अचीव हो सकता है। और हालांकि इन्होंने जो फंड्स रिटायरमेंट के, जैसे कि आपने कहा, इन्होंने कुछ फंड्स लिए हुए हैं, क्या वो पर्पस भी इनका सॉल्व हो जाएगा आपके दिए हुए? देखिए, एक जो रिटायरमेंट वर्ड है, कई फंड्स है, इंश्योरेंस प्लान को देखते हैं जो वर्ड रिटायरमेंट करते हैं, इवेंचुअली अगर आप फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो देखें वो आइडियली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है, बिकॉज आपका रिटायरमेंट आता है 20, 25, 30 साल बाद। तो क्यों ना आप थोड़े से अग्रेसिव फंड्स चूज करें, बिकॉज 25 साल के ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो फंड्स एनी वे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो डेफिनेटली इनका टारगेट अचीव हो सकता है एज लॉन्ग एज शी फॉलोज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। और यहाँ पे डायरेक्ट प्लान्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कविता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव मैं समझ सकता हूँ कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट प्लान चूज़ करें या एक रेगुलर प्लान चूज़ करें जो फंड ने लॉन्च किया है। अब तो क्विकली गिव यू ब्रीफ, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्लान वो प्लान्स हैं जो एक AMC दो स्कीम NAV करती है, एक डायरेक्ट प्लान की और एक नॉर्मल NAV की। जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें आपकी एक्सपेंस रेशियो कम होता है, बिकॉज उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्केटिंग फी नहीं देनी पड़ती है, बट देन इन्वेस्टर हैज टू मेक हिज ओन डिसीजन, ओन रिसर्च एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट इज अ बिग कॉस्ट विच इज टेकिंग फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। माय सजेशन इज आप क्यों ना रेफर करें एडवाइजर को और एक करेक्ट एडवाइस लें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, समय निकाल के अपनी सलाह देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।